अस्सलाम वालेकुम। नाउ आवर टॉपिक इज़ अबाउट द पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसको हम क्या कहते हैं, पीकॉस कहते हैं। और आपने ये नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, कॉमन, वेरी कॉमन दीस डेज, ठीक है। और आपको पता है मोस्टली ये कॉमन क्यों है? क्योंकि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। ओबेसिटी और हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, और हम सुनते हैं कि जिसकी वजह से हमारे हार्मोन ख़राब हो जाते हैं। ये जो हमारे जनरल नॉलेज है ये तो सबको ही पता है ना, लेकिन हमें जो है इस लेवल पे पता होना चाहिए कि असल में होता क्या है, ठीक है। सो ये जो हमारा जो ओवरी का सेल है, ओवरीन का फॉलिकल है, आपको पता है ना, आपकी ओवरी होती है, उसके अंदर आपके फॉलिकल्स बन रहे होते हैं जिसमें से एग रिलीज़ होना होता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये तो हर जनरल बंदे को नहीं पता होगी ना, तो ये हमने पढ़नी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा जो ओवरीन फॉलिकल होता है जिसमें से एग बनना होता है, जैसे ये आपको दरमियान में एग नज़र आ रहा है, ठीक है। ये किस तरह से बनता है, उसके लिए आपने देखा होगा कि दो तरह के हमारे सेल्स होते हैं। थीकल सेल्स होते हैं जो बाहर होते हैं, और ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, और इसके बाहर ये जो ग्रे और ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं ये आपके थीकल सेल्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास हार्मोन्स होते हैं दो तरह के, जो हमारे पास पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहे होते हैं, LH और FSH, ठीक है। जो LH हार्मोन होता है वो हमारे थीकल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, और उसकी वजह से हमारे थीकल सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारा एंड्रोजन्स बनाते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल वी हैव द टेस्टोस्टेरोन, वो बनाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो FSH होता है वो किस पे एक्ट करता है, ग्रेनुलोसा सेल्स पे। और ग्रेनुलोसा सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, FSH की वजह से ईस्ट्रोजन रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली हमारा ईस्ट्रोजन क्या करवा रहा होता है, कि हमारा ईस्ट्रोजन जो होता है ये हमारे फॉलिकल्स की मेच्योरेशन के लिए हेल्पफुल होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल मैकेनिज़्म होता है। क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारे हैं थीकल सेल्स जो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। और ये हमारे अंदर की तरफ जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, हमारे ओवरियन जो ओवरी का जो सेल होता है, सॉरी, जो हमारा एग होता है उसके बाहर होते हैं, ठीक है। अब थीकल सेल्स के ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, पिट्यूटरी से हमारा LH, ठीक है। उसने क्या बनाया, थीकल सेल्स ने LH के एक्शन की वजह से एंड्रोजन्स बनाए जो हमारे चले गए ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर। जब ग्रेनुलोसा सेल्स के पास गए तो उसने FSH के एक्शन की वजह से क्या किया, ईस्ट्रोजन रिलीज़ करना शुरू कर दिया। और उस एस्ट्रोजन ने क्या करवाना है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के एक्शन की वजह से क्या करवाना है, हमारे जो एग है उसकी मेच्योरेशन करवानी है। जब हमारा एग मेच्योर हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है, दोबारा से LH सर्ज आती है, दोबारा से LH सर्ज आती है। और वो LH सर्ज क्या करती है कि हमारी ओवुलेशन करवा देती है, और हमारा जो ओवरी होती है उसमें से जो ओवरियन हमारा जो एग होता है वो निकल के फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। फेलोपियन ट्यूब में फर्दर वो उसकी अगर प्रेगनेंसी होनी होती है तो हो जाती है, अदरवाइज वो मेंस्ट्रुएशन लॉस हो जाता है, ठीक है, कि हमारा नॉर्मल साइकिल होता है। अब पीकोस में क्या होता है, पीकोस में हमारे पास जो LH का लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, थीकल सेल्स बहुत ज़्यादा एंड्रोजन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा एंड्रोजन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारे जो, आपको पता है एंड्रोजन्स जो होते हैं वो हमारे फैट टिश्यूज़ में जाते हैं, और एंड्रोजन्स की वजह से ईस्ट्रोजन रिलीज़ होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में क्या होता है, LH का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। LH भी ज़्यादा हो गया, ईस्ट्रोजन भी ज़्यादा हो गया। अब क्या होगा, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा हमारी FSH को। उसकी वजह से क्या होगा, FSH रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। जब FSH रिलीज़ होना शुरू बंद हो जाएगा तो क्या होगा, FSH ने हमारे फॉलिकुलर की डेवलपमेंट करवानी थी, फॉलिकुलर सेल्स की डेवलपमेंट करवानी थी। अब हमारे जो नॉर्मल एग्स जो थे मैच्योर होने थे वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि FSH ही नहीं है। जब वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे ना तो वो वहाँ पे ही पड़े रह जाएंगे, उनकी नो ओवुलेशन हो जाए, ओवुलेशन भी नहीं हो पाएगी, और वो हमारी ओवरी में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, डीजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और सिस्ट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, LH कम हुआ है, जिसकी वजह से थीकल सेल्स ने एंड्रोजन ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया, एंड्रोजन ज़्यादा हुए हैं तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया, ईस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ है तो नेगेटिव फीडबैक गई FSH को। उसने फॉलिकल्स की मेच्योरेशन नहीं करवाई, हमारे एग सेल्स मेच्योर नहीं हो रहे तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो एग्स हैं वो डिजनरेट होना शुरू हो गए हैं ओवरी के अंदर ही, और सिस्ट बनाना शुरू कर दिए हैं। उनकी ओवुलेशन नहीं हो रही, वो हमारे नॉर्मल जो उन्होंने निकल के जाना था, ओवुलेशन होनी थी हमारी, उसमें से वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारा बेसिक मैकेनिज्म होता है, ये हाल होता है हमारी ओवरी का। अभी इस ओवरी में से क्या निकलना था, हमारा एग निकलना था और फिलोपियन ट्यूब में जाना था। अब क्योंकि FSH का एक्शन बहुत कम है, LH का एक्शन बहुत ज़्यादा ही है, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है,
तो उसकी वजह से क्या होगा, एफएसएच नहीं होगा, हमारे फॉलिकल्स भी चौड़ नहीं होंगे और वो ओवरी के अंदर ही डीजनरेट होकर सिस्ट बनाना शुरू कर देंगे और ऐसी ओवरी जो है वो सिस्ट से बड़ी होगी। ठीक है, इस तरह से सिस्ट बनते जाएंगे, ओवरी के अंदर बनते जाएंगे सिस्ट। सो किस किस का लेवल ज़्यादा हुआ है, एंड्रोजन्स का लेवल ज़्यादा हुआ है एलएच के एक्शन की वजह से। और आपको पता है एंड्रोजन्स क्या करवाते हैं, ये तो मेल मेल की फीचर्स नहीं करवाना शुरू कर देते। वो बाल आ जाना, हिरसूटिज़म होना शुरू हो जाना, ठीक है, दाने निकलना शुरू कर देना, एक्नी हो जाना, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाना, ठीक है, मतलब एमेनोरिया हो जाएगा। क्यों होगा, एक तो ओवुलेशन ही नहीं हो रही, दूसरा हमारे जो है ये एंड्रोजन्स इतना ज़्यादा रिलीज़ हो गए हैं और मेल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगे। ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है ना इन लोगों में, तो उसकी वजह से हमारे जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं हमारे एंडोमेट्रियम के ऊपर, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है इन लोगों में, पीकॉस के लोगों में, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के सिम्टम्स। हम कह रहे थे ना कि जो है एंड्रोजन्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, हम ये कह रहे थे एंड्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं एलएच के फंक्शंस की वजह से। एंड्रोजन जो है वो इंसुलिन की वजह से भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए जो लोग ओबीज़ होते हैं ना, उसमें हमने जब डायबिटीज़ का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है ओबीज़ लोगों के अंदर। इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होना कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एंड्रोजन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में। जब एंड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है कि देखिए एंड्रोजन ज़्यादा होंगे, ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा, एफएसएच कम हो जाएगा, हमारी ओवुलेशन नहीं होगी, उसकी वजह से फर्दर हमारी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है, पेशेंट ओबीज़ होता जाता है और एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से उसको हिरसुटिज़म, एक्नी वगैरह भी स्टार्ट हो गई होती है, ठीक हो गया, और ओबीज़ भी होता जाता है और ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। कौन कौन से, ये वाले देखें, ओबीज़ हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, और इसके अलावा पहले से भी ओबीज़ हो सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है हिरसुटिज़म हुआ और एमेनोरिया हो गया, ठीक हो गया। हिरसुटिज़म क्यों हो रहा है, हमारे एक्नी उसकी वजह से, एंड्रोजन्स की वजह से। एमेनोरिया क्यों हो रहा है, बिकॉज एफएसएच ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। ओबीज़ क्यों हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। सो एज अ होल हम ये कह सकते हैं कि सारा कसूर हमारे एलएच का है और सारा कसूर हमारे एंड्रोजन्स का है। ठीक है, सारा कसूर ही इन दोनों का है, ये दोनों हमारे ज़्यादा हुए हैं और ये सारी पॉलीसिस्टिक करवा रहे हैं। सो इसमें क्या होगा, फॉलिकल्स ओवुलेट नहीं होंगे, अंदर ही जमा होते जाएंगे। जैसे हिरसुटिज़म होगी, मुंह पे बाल उगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, एक्नी शुरू हो जाएगी इस तरह से, ठीक है, ये रियल वाली एक्नी हमारे पास शो हुई हुई है ये सारी। तो ये थोड़ी सी इसकी पैथोजेनेसिस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई, उसकी वजह से इंसुलिन और ज़्यादा होना शुरू हो जाती है ना, बॉडी कहती है इंसुलिन नहीं काम कर रही अपना, तो वो और ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। एंड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, एंड्रोजन ज़्यादा हैं और हमारा ये सारा से हिरसुटिज़म होगी, बाल उभरे होंगे हर जगह। सो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम क्या होता है, यंगर देन 30 एज में होता है, हार्मोनल कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा फुल फ्लूइड फिल सैक्स बन जाते हैं। और फीमेल्स देखें कितनी ओबीज़ हुई हुई हैं, ये वाली फीमेल देखें कितनी ओबीज़ है, और इसकी सिस्ट ओवरी के अंदर क्या है, सिस्ट जमा हुए हुए हैं सारे, ठीक है, जमा हुए हुए हैं सिस्ट हमारे ओवरी के अंदर। अब ये देखें अदर सिम्टम्स क्या हैं कि हमारे पास जो है वो हिरसुटिज़म हुआ हुआ है, एक्नी हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है, डिप्रेशन की तरफ पेशेंट चली जाती है क्योंकि उसकी फर्टिलिटी नहीं हो रही होती, ठीक हो गया। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं और ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें हम हार्मोन लेवल्स वगैरह चेक करवाते हैं, जिससे हमें उसकी पता चल जाता है कि ये सारे सिम्टम्स देख के कि ये प्रॉब्लम चल रही है। सो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम जो है पेशेंट को बाहर से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो है वो अमाउंट होती है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो 21 डेज़ के लिए जो है हम देते हैं, और फिर कहते हैं कि 21 डेज़ के बाद आपने छोड़ देना है, उसके 7 डेज़ के बाद जो है मेंस्ट्रुएशन आती है। मीन्स दैट ये जो आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं आपकी साइकिल की रेगुलेशन करते हैं, ठीक है, तो ये आपका कोर्स करना पड़ता है हार्मोन सेट करने के लिए। दूसरा, आप जो है पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए ग्लूकोफेज देते हो, ग्लूकोफेज, ठीक है, ये इसका नाम सुना होगा आपने, मेटफॉर्मिन होती है, ठीक है, ये देते हो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हम हार्मोन रिप्लेसमेंट ये जो हमने दे दी, इसके साथ साथ हम पेशेंट को सबसे पहले जो चीज़ एडवाइस करते हैं वो कहते हैं कि डाइट करें, एक्सरसाइज करें, अपना जो ओबेसिटी है उसको कम करें, वेट लॉस करें। ये बहुत चीज़ कंट्रोल नहीं करता ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसका पहला नाम होता था स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम, क्यों, क्योंकि ये आदमी था जिसने जो है इसको डायग्नोस किया था,
और इसमें ये वाला इसकी डेफिनेशन है कि इसमें मल्टीपल सिस्ट फॉलिकल्स बन जाते हैं ओवरी के अंदर, और क्यों होते हैं, जिसमें हमारे एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सट्रोजन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या आते हैं कि ओलिगोमेनोरिया होता है, हिर्सुटिज्म, इनफर्टिलिटी और ओबेसिटी होती है। ठीक हो गया। फिर इसकी ये हिस्टोलॉजी वगैरह लिखी हुई है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस ये पता होना चाहिए कि हमारी ओवरी जो होती है वो इनलार्ज हुई होती है और फॉलिकल्स हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, उसका जो कैप्सूल होता है वो फाइब्रोटिक हुआ होता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इट।